हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर में हम लोग पिछले जो 4 केसेस हमने पढ़े उसको समराइज कर दूंगा और उसके बाद ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो t इक्वल टू 0 माइनस पे देखो हम लोगों ने समरी में 3 स्टेज देखी। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था, स्टेप नंबर 1 भी लिख देते हैं इसको। स्टेप नंबर 1 ये था हमारा t इक्वल टू 0 माइनस पे। t इक्वल टू 0 माइनस पे 2 केसेस पॉसिबल है, विद सोर्स और विदाउट सोर्स। हमने देखा केस नंबर 1 और 2 में कि विदाउट सोर्स था तो इनिशियली रिलैक्स थे, और क्या चेक करना है, इंडक्टर के थ्रू करंट और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज वो दोनों के दोनों क्या थे, जीरो थे। और हमने अगले स्टेज t इक्वल टू 0 प्लस के ऊपर भी कमेंट कर दिया कि वहां पर भी क्योंकि इंडक्टर सडन चेंज जो हो रहा है, सडन चेंज मतलब 0 माइनस से 0 प्लस, तो इंडक्टर हमारे बहुत बुजुर्ग दादा परदादा जैसे हैं जो सडन चेंज को अलाउ नहीं करते हैं। एकदम सडनली प्लान कर लेंगे ना तो वो अलाउ नहीं करते हैं ना। हमारे घर में कुछ लोग होते हैं जो सडन चीजों मतलब सरप्राइज को शॉक की तरह लेते हैं, है ना। तो ये वही है कि सडन चेंज इंडक्टर क्या करता है, सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता है, और कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है। इस वजह से माइनस और प्लस दोनों पे वही वोल्टेज रहता है। तो इनिशियली रिलैक्स था तो 0 था, तो वही 0 प्लस पे भी रहेगा। विदाउट सोर्स या इनिशियल रिलैक्स वोल्टेज में था तो ये भी यहाँ पे 0 रहेगा, एक्सेप्ट इंपल्स। इंपल्स में ये सारी कहानी चेंज हो जाती है। ऑलरेडी मैं एक दो एग्जाम्पल इंपल्स से करा चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर विद सोर्स रहे, मतलब केस नंबर ये हमारे क्या है, केस नंबर 3 और 4 में देखे तो यहां पर हाईलाइट भी कर सकते हो आप, देखो चाहो तो, कि केस नंबर 1 एंड 2 में ये चीज देखी थी हमने, और केस नंबर 3 एंड 4 में ये चीज देखी थी हमने। तो विद सोर्स में क्या करना है आपको, इंडक्टर को शॉर्ट करना है और कैपेसिटर को ओपन करना है। ठीक है, अब शॉर्ट और ओपन करोगे, विद सोर्स होगे तो इंडक्टर के थ्रू करंट भी फ्लो होगा और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज भी डेवलप होगा। लेट अस सपोज I0 और V0 वोल्टेज और करंट ले लिए। अब जरूरी नहीं अलग अलग भी होते हैं ना, ये तो मैंने एज्यूम कर लिया I0 और V0, अदरवाइज तो V/R या कोई भी अलग करंट हो सकता है। ठीक है, या अलग वोल्टेज हो सकता है। अभी मैंने नोटेशन के लिए नॉट से कर दिया, तो यही हमारे क्या रहेंगे, 0 प्लस पे भी रहेंगे। बस इतनी चीजें हमें देखना है t इक्वल टू 0 माइनस पे। फिर चलते हैं t इक्वल टू 0 प्लस पे। t इक्वल टू 0 प्लस पे अगर देखें तो इनिशियली रिलैक्स वाले सिस्टम में देखेंगे तो ये हमारा 0 था, तो यहां पर भी 0 होगा, और ये 0 हुआ मतलब इंडक्टर को क्या करना है, ओपन सर्किट करना है, और कैपेसिटर को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है, क्योंकि वोल्टेज क्या है यहाँ पे 0 है। तो इसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमें यहाँ पे अवेलेबल थी t इक्वल टू 0 माइनस पे। उससे ही हमने इंडक्टर को क्या कर दिया, t इक्वल टू 0 प्लस पे डायग्राम बनाएंगे और इसको ओपन कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे। क्यों, बाकी अदर पैरामीटर निकालने के लिए, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस और इंडक्टर के थ्रू करंट और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज तो हमें पता चल गया, बट इंडक्टर के थ्रू वोल्टेज और कैपेसिटर के थ्रू करंट अगर ये पता करना है तो ये एक सर्किट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देन अगर यहां पर देखें कि विद सोर्स था हमारा t इक्वल टू 0 माइनस पे, तो t इक्वल टू 0 प्लस पे सपोज करिए I0 करंट है, तो उसका मॉडलिंग कैसे होगा, करंट टेम्पररी करंट सोर्स पैरेलल में लगेगा ओपन सर्किट के, और टेम्पररी वोल्टेज सोर्स किसके लगेगा, शॉर्ट सर्किट के सीरीज में लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने कहानी यहां पे बना दी है, समझ में आया। तो जो हमने किया है वही चीजें मैंने t इक्वल टू 0 माइनस t इक्वल टू 0 प्लस पे लिख दी है समराइज फॉर्म में। देन t इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करें तो यहां पर फिर विद सोर्स और विदाउट सोर्स बनेगा। तो अगर विदाउट सोर्स बनता है थोड़ी देर के लिए, ये हमारा केस नंबर कौन सा हो जाएगा, केस नंबर 1 एंड 2, जहां पे हमारा क्या था, विद सोर्स था, तो वहां पे इंडक्टर को शॉर्ट किया और कैपेसिटर को ओपन सर्किट किया। और यहां पे हमारा केस नंबर 3 एंड 4 है, जहां पर विदाउट सोर्स या फिर सोर्स फ्री सर्किट है, तो वहां डायरेक्टली चीजें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो पेज है इसको लिखकर, एक अपनी कॉपी के पेज पे लिखकर कहीं अपनी स्टडी टेबल के आसपास जो भी जगह मिले वहां चिपका लेना। ये टेबल, ये वाली जो चीज है, अभी तक जितना भी हमने ट्रांजिएंट में पढ़ा वो उसका पूरा चीज का समरी यहीं पर है। कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत आए तो इस पेज को जरूर देखना, बट ऐसा मत करना कि बार बार देखने की आदत डालो, थोड़ा दिमाग पर भी जोर डालना। इस पूरा जो भी कंटेंट यहां पे लिखा है इसको दिमाग के अंदर छाप लेना और सोचना, दिमाग पे जोर डालना कि हाँ सर ने क्या बताया था, अच्छा ये क्या है, थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करना। ठीक है, इसको रटने मत बैठना। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेज चिपका है तो क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा सर ने बताया, चलो टेबल लिख लिया, मतलब जिसको बोलते हैं कि यार चीटिंग कर रहे हो एक तरीके का। आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बार बार फॉर्मूले देख रहे हो, यही हुआ ना। बट एग्जामिनेशन में ये तो रहेगा नहीं पेज,
वहां तो सिर्फ और सिर्फ देखो एग्जामिनेशन हॉल में क्या जाएगा, वही कॉपी कॉपी बुक किताबें सब यहीं रह जाना है। इवन किसी किसी सेंटर पे तो पेन भी नहीं ले जाने देते, वहीं से पेज देते हैं, पेज भी देंगे पेन भी देंगे, सब कुछ वहीं से देते हैं। सिर्फ ये जाएगा, ये जो दिमाग है ना यही आपके साथ में जाएगा, इवन गेट एग्जामिनेशन में, और पूरी जिंदगी दिमाग ही आपके साथ में रहेगा। तो इस पे फोकस करो, इसको थोड़ा सा तेज बनाओ। और इसको तेज बनाने का तरीका है कि बार बार याद करो चीजों को, बार बार मेमोराइज करने, एकदम मगअप मत करो, अंधों की तरह रटो मत, सोच समझ के लॉजिकल तरीके से ध्यान रखने की कोशिश रखो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कराता हूं मैं यहाँ पे, फाइंड VL0+। देखिए एक क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको शुरुआत में ये चीज बताई थी कि मैं 3 कैटेगरी में केसेस पढ़ाऊंगा, है ना, जो भी नेटवर्क सॉल्व करेंगे 3 कैटेगरी में। CF एंड PI मेथड से हम लोग नहीं सॉल्व करते हैं। टाइम डोमेन एनालिसिस की अगर बात करें, देखो ये था हमारा टाइम डोमेन एनालिसिस CF एंड PI, बट इसको कन्वेंशनल फॉर्म में यूज करेंगे, MCQ फॉर्म में बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि हमारी 3 स्टेप मेथड, जिसमें हमने स्टेप नंबर 1, 2, 3 इससे अलग अलग चीजें निकाली। अलग अलग चीजें क्या निकाली, सपोज करो हमें करंट निकालना है तो 0+ पे भी निकाल लिया, करंट अगर हमें इनफाइनाइट पे निकालना है तो इनफाइनाइट पे भी निकाल लिया, वोल्टेज अगर हमें 0+ पे निकालना है तो हमें किसी भी स्टेज पे निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये अब हम क्या करेंगे, दोनों ही क्या है हमारी टाइम डोमेन, ये भी हमारी टाइम डोमेन एनालिसिस ही है, बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर CF/PI से डायरेक्टली आपको जनरलाइज एक्सप्रेशन मिल रहा है, बट यहां पर हम जनरलाइज एक्सप्रेशन पे डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, बीच की स्टेप से होते हुए कि 0+ पे क्या निकलेगा, इनफाइनाइट पे क्या निकलेगा, ये सारी चीजों से जाके फिर यहां पे जा रहे हैं। तो एग्जाम में क्या होता है कि कई बार आपको जनरलाइज एक्सप्रेशन नहीं पूछेंगे, कई बार आपको बीच की I/0+, जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, यहां पे क्या पूछा, VL0+ पूछा, आपको जनरलाइज इसका VL नहीं पूछा है, तो आप अननेसेसरी CF/PI लगा के पूरा जनरलाइज क्यों निकालोगे। आपको अगर बीच का कोई एक स्टेप उठा के कोई एक चीज पूछी है, सपोज करो करंट I/0+ पूछा है, तो एक ही स्टेप या 2 स्टेप का ही काम हो जाएगा ना, एक या 2 स्टेप से काम हो जाएगा, आपको पूरा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए MCQ एग्जाम में ज्यादातर जनरलाइज एक्सप्रेशन बहुत कम पूछी जाती है, ज्यादातर आपको क्या पूछा जाता है, बीच वाली चीज पूछी जाती है। इसकी वजह से स्टेप बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इस स्टेप से क्या हो रहा है, जनरलाइज भी निकाल सकते हो, और बीच वाली स्टेप्स के कुछ जो भी चीज बीच में से भी अगर कोई चीज पूछे एग्जाम में तो वो निकाल सकते हो। तो इसीलिए मैंने बोला था समटाइम्स कि इसको 98% क्वेश्चन, है ना, कई बार मैं 90 बोलता हूं, कई बार 98 बोलता हूं, तो परसेंटेज में मत जाइएगा, मतलब अधिकतर क्वेश्चंस, नहीं तो पुरानी सीरीज उठाओगे तो सर वहां तो 90 बोला है आपने, तो परसेंटेज का मतलब है कि ज्यादातर क्वेश्चन इससे करना है आपको। ठीक है, और फिर क्या रहेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लैप्लास से करना रहेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमें क्या करना है, लैप्लास से करना है। लैप्लास, क्योंकि देखो लैप्लास जब सॉल्व कराऊंगा तब बताऊंगा कि लैप्लास डायरेक्टली हमें, जैसे CF/PI हमें दोनों निकालोगे फिर डायरेक्टली हमें I/t की एक्सप्रेशन देता है कि नहीं, तो सिमिलरली लैप्लास भी हमें क्या है, डायरेक्टली हमें I/t की इंफॉर्मेशन देगा या V/t की इंफॉर्मेशन देगा, डायरेक्टली दे देगा। तो फिर वापस वही समस्या हो जाती है कि अगर बीच की स्टेप से अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करोगे, तो फिर दिक्कत है। तो इसीलिए लैप्लास को हम बहुत ही कुछ स्पेशल केसेस में बताऊंगा कहां पे लैप्लास कारगर है ना। देखो टाइम डोमेन एनालिसिस से 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और लैप्लास से भी आप देखोगे तो लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कोई भी हर मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, बट हम चाहते एग्जाम में कौन सी मेथड ज्यादा सक्सेसफुल रहे, कम टाइम में ज्यादा हमें आउटपुट मिले, नंबर मिले। तो इस वजह से हम लोग इस 3 स्टेप वाली जो मेथड है इससे लगभग 98% या 90% क्वेश्चन हम लोग इसी से करेंगे। लैप्लास पढ़ाते टाइम पे बताऊंगा कुछ स्पेशल केसेस है या स्पेशल चीजें जो लैप्लास से ही सॉल्व हो सकती है, तो लैप्लास से ही करेंगे, है ना। यहां पर कुछ लिमिटेशन होती है, वो लिमिटेशन भी आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते बिना देरी के। तो यहां पर फाइंड VL0+, मतलब हमें क्या करना है, इंडक्टर के अक्रॉस, तो ये 0+ आ रहा है, मतलब स्टेप नंबर 2 का क्वेश्चन है। तो चलो फटाफट चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे सर t=0, स्टेप नंबर 1 लिखा आपने कि सर आपने बताया स्टेप नंबर 1 लिखना और t=0 लिखना, t=0 लिखना,
और जीरो माइनस पे क्या चेक करना है कि इंडक्टर के अंदर करंट है या नहीं है पहले से। फिर आपको दिखेगा सर इस डायग्राम में स्विच तो गिवन ही नहीं है। आप तो हमेशा स्विच दे देते थे, हमारे लिए आसान होता है, t = 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है तो स्विच को बंद चालू कर देते, बट इस बार हमें स्विच तो नजर ही नहीं आ रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में स्विच दे रखा है। कहां पे दे रखा है? इस u के फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है। इस u के फंक्शन के फॉर्म में, मतलब जो आपका इनपुट है, देखिएगा ये जो इनपुट है ना, ये कुछ इस तरीके से दे रखा है। u का मतलब क्या है, देखिएगा u, ये मैं बना देता हूं u और u का इस तरीके से ये, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड 2 है, तो मैं 2 बना देता हूं, ठीक है, 2 बना देता हूं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, चलो इसी कलर से कर देते हैं t, ठीक है, कि यहां पर u मतलब u इक्वल टू 0 है कब, जब t लेस देन 0 है, ठीक है। t से कम है तो यहां पर क्या है, t से, ये t इक्वल टू 0 है, t से कम में क्या है, u एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं करता है, क्योंकि इंपल्स की प्रॉपर्टी है। t ग्रेटर देन 0 पे क्या है, u क्या है, u 2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, 2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना, मतलब ये अभी 2 का मैग्नीट्यूड है, नॉर्मली 1 लिखते हैं इसको हम लोग, है ना, नॉर्मली क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो यहां पर अभी क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 के बराबर है, ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया स्विच वाला कि t इक्वल टू 0 माइनस, मतलब t इक्वल टू 0 माइनस की साइड में इधर है, तो यहां पर क्या ये सोर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब हम ये बोल सकते 2u t इक्वल टू 0 पे क्या है, 0 है, क्या है ये हमारा 0 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या इंडक्टर t इक्वल टू 0 माइनस पे विद सोर्स या विदाउट सोर्स, ये सोर्स तो है ही नहीं ना, 0 है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं दैट इज विदाउट सोर्स। विदाउट सोर्स का मतलब क्या है, इनिशियली रिलैक्स्ड का मतलब क्या है कि IL0 माइनस इक्वल टू 0 इक्वल टू IL0 प्लस। बट आपसे क्या पूछा, करंट नहीं पूछा है, वोल्टेज पूछा है, ठीक है, आपसे क्या पूछा है, वोल्टेज पूछा है, ठीक है, ध्यान से करेंगे। चलो स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और कुछ देखना है क्या, नहीं देखना है, इसके अक्रॉस कुछ देखना है क्या, नहीं, सिर्फ इंडक्टर के थ्रू करंट देखना है। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 दैट इज t इक्वल टू 0 प्लस, तो t इक्वल टू 0 प्लस पे t ग्रेटर देन 0 मतलब 0 प्लस की बात हो रही, तो u क्या है, 2 के बराबर हो जाएगा, मतलब ये u एक्चुअल में, अब चलो आप कंफ्यूज मत होना है ना, u अभी मैंने इसी सिग्नल को बना दिया है, तो इसका ये एम्पलीट्यूड होता है, ये वही शो करता है, ठीक है। तो u पूरा कितना है आपका 2 हो जाएगा। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ये करंट सोर्स हमारा 2, ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहां पर इंडक्टर क्या हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा ओपन सर्किट, क्योंकि t इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर क्या होता है, ओपन हो जाता है, ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या है, 3 ओम रेजिस्टेंस है, तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि आपका VL0 प्लस, ठीक है। अब देखो कहानी कितनी सी है, एक सर्किट है और इस ओपन सर्किट का वोल्टेज निकालना है। ये तो हमने क्वेश्चन कई बार केवीएल के सील में किया है ना, सिंपल करना है आपको। तो यही करंट कहां ट्रेवल कर जाएगा, इधर तो करंट ओपन सर्किट की वजह से 0 एम्पेयर करंट है, जाएगा क्या, नहीं, पूरा 2 एम्पेयर करंट यहां चले जाएगा। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना हो गया, 2 दूना 3 दूना 6 वोल्ट। तो यही वोल्टेज क्या है, केवीएल लिख लो, चाहो तो और भी है ना, इतना भी और बेसिक पे जाना है तो क्या कर दो, केवीएल लिख लो, या तो पैरेलल में क्या है, वोल्टेज सेम है, तो VL0 प्लस कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। 6 वोल्ट इज द आंसर। मजा आया कि नहीं, बेहतरीन मजा आया सर, बहुत ही सही है ये सारी चीजें। स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 3 की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, तो क्यों हम CFPI से जनरलाइज मेथड में जाएं या लैप्लास से जनरलाइज मेथड में जाएं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे टाइम डोमेन से करें, टाइम डोमेन का जहां लिमिटेशन आएगा मैं बताऊंगा, वहां पर हम लोग लैप्लास कहां पे लगेगा वो सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे। समरी आपको समझ में आ गई है सारी की सारी, ठीक है। इसके पहले की जो समरी है पूरी की पूरी आपको समझ में आ गई है। समरी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक क्वेश्चन भी देखा हमने, स्विच नजर नहीं आए तो उसके सिग्नल पे थोड़ी सी नजर डाल लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 320। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है इस तरीके का, पहला ट्रांजिएंट का ठीक ठाक वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं। पिछले बार वाले में तो हमने बहुत ही इजी तरीके से कर दिया था और सर्किट भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं छोटा था। अब बात करूंगा मैं थोड़ा सा बड़ा, जिसमें बहुत सारे पैरामीटर निकालने। अब देखिए अगर किसी को ट्रांजिएंट नहीं आता है ना, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े बहुत 2-4 मेथड सीख के ट्रांजिएंट के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है, तो इस तरह के जब क्वेश्चन दिखता है तो कई बार सॉल्यूशन देख के यहां तो कर लेगा, बट एग्जामिनेशन हॉल में टच तक नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जितने भी ट्रांजिएंट के न्यूमेरिकल है, पहले मैं नॉन गेट एक आपके जितने भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो सारे सिखाऊंगा, कुछ जनरलाइज क्वेश्चन सिखाऊंगा जिसका लेवल गेट के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल ऐसे कवर करूंगा जो गेट में कभी नहीं आए हुए हैं, जिससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा आपका और आपको टेक्निक पता चलेगी कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद जब सारे स्टैंडर्ड केस और सारे वेरिएशन हम लोग कवर कर देंगे, उसके बाद मैं आपको गेट की प्रॉब्लम कराऊंगा कि गेट में इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, जो अच्छे वाले। सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ूंगा मैं, जो भी अच्छे वेरिएशन वाले क्वेश्चन यहां पे मैं डिस्कस कर दूंगा, जितने भी 25 साल में गेट में आए हुए, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात करें, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, चाहे ईसी की बात करें, तीनों ब्रांच के। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है द स्विच इज क्लोज्ड एट t=0, इस तरीके से स्विच क्लोज हो रहा है। फाइंड I1 ऑफ 0 प्लस I2 VC, मतलब ये I1 करंट है, I2 करंट है और ये VC, तीनों हमें 0 प्लस पे पूछे हैं, देन तीनों इनफाइनाइट पे पूछे हैं। तो 0 प्लस पे भी तीनों पैरामीटर हमें निकालने हैं और इनफाइनाइट पे भी निकालने हैं और 0 प्लस पे भी निकालने हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही है जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्टेप नंबर 1 पे। ठीक है, चलो सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या देखते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 1 में देखते हैं t इक्वल टू 0 माइनस। t इक्वल टू 0 माइनस पे क्या चेक करते हैं हम, ये चेक करते हैं कि इंडक्टर में क्या पहले से करंट मौजूद है, ये चेक करते हैं, या फिर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पहले से है क्या, वो चेक करते हैं। बाकी कोई पैरामीटर चेक करते क्या, नहीं चेक करते हैं। तो अब सबसे पहले मुझे बताइए कि ये इंडक्टर और कैपेसिटर विद सोर्स है या विदाउट सोर्स है। देखिए t इक्वल टू 0 माइनस पे, क्योंकि ये स्विच तो t इक्वल टू 0 पे क्लोज हो रहा है, तो मतलब ये सोर्स तो t इक्वल टू 0 के बाद लग रहा है, बट उसके पहले जब स्विच ओपन था, t इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच किया था, ओपन था, तो क्या ये इंडिपेंडेंट सोर्स इस सर्किट पे लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। इसका मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के दोनों क्या है, विदाउट सोर्स है। क्या है, विदाउट सोर्स है। विदाउट सोर्स है, इसका मतलब क्या है, इनिशियली रिलैक्स्ड है। ठीक है, इसका मतलब इनिशियली रिलैक्स का मतलब है कि इंडक्टर के अंदर जो जाने वाला करंट कौन सा, I2 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि I2 0 माइनस पे क्या है, 0 है। और क्या हम बोल सकते हैं, ये कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है VC, ये भी 0 माइनस पे क्या है, 0 है। और कोई पैरामीटर हम चेक कर सकते हैं क्या, और कोई पैरामीटर चेक कर सकते हैं क्या, नहीं, हमें सिर्फ 2 ही पैरामीटर को चेक करना रहता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये 0 माइनस पे, तो इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, तो यही प्लस पे भी रहेगा, और ये भी VC 0 प्लस पे भी वही रहेगा। मतलब हमारे 2 सॉल्यूशन तो यहां से डायरेक्टली आ गए, है ना। कौन कौन से आ गए, देखो ये I2 0 प्लस की वैल्यू आ गई इक्वल टू 0, मैं इधर आंसर भी लिखते जाता हूं, है ना। और I1 तो नहीं पता हमें, VC 0 प्लस ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। 2 आंसर हमारे यहीं से निकल के आ गए। ठीक है, 2 आंसर हमारे यहीं पे कैलकुलेट हो गए। चलो और कोई चीज करना है क्या यहाँ पे। अब कई बार गलती से क्या होता है, स्टूडेंट I1 0 माइनस भी निकालने लग जाए। अच्छा नहीं, I1 0 माइनस भी निकालना, क्योंकि ये इंडक्टर है ना, बहुत छोटा है, तो मुझे लगा रजिस्टर है, ये इंडक्टर है, तो यहां पर भी क्या होगा, ये भी इनिशियली रिलैक्स्ड है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं I1 0 माइनस क्या है, ये भी 0 है, और ये भी क्या हो जाएगा, I1 0 प्लस। ठीक है, मुझे वो रजिस्टर दिखा, ठीक है, इस वजह से मुझे लगा कि वो रजिस्टर है, बट वो क्या है, आपका इंडक्टर है ना। ऐसी गलतियां नहीं हो जाए, कई बार पता चले इंडक्टर भूल गए। तो चलो ये भी इंडक्टर था, इस पे जाने वाला करंट I1, तो इस पे जाने वाला करंट, तो मतलब हमारा एक आंसर और निकल के आ गया, है ना। कौन सा आंसर है हमारा, ये भी आ गया, I1 0 प्लस भी आ गया। मतलब हमें सारे प्लस वाले t इक्वल टू 0 प्लस वाले सारे आंसर जो कि स्टेप नंबर 2 पे होते हैं जनरली, वो सारे के सारे हमें स्टेप नंबर 1 से ही निकाल के लिया है हम लोग। तो क्या स्टेप नंबर 2 को सॉल्व करने की जरूरत है,
क्योंकि वो बाकी सारे 3 पैरामीटर तो इनफाइनाइट में पूछे हैं, तो इसका मतलब स्टेप नंबर 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर। ठीक है, डायरेक्टली किस पे चलते हैं? स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे समझ में आया? स्टेप नंबर 2 की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सारे पैरामीटर हमारे स्टेप नंबर 1 से ही निकल के आ गए, क्योंकि वही सारे जो भी वोल्टेज और दोनों करंट इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस ही थे। ठीक है, चलो तो यहां पर स्टेप नंबर 3 t इक्वल टू इनफाइनाइट, t इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, t इक्वल टू इनफाइनाइट। अब देखिए t इक्वल टू इनफाइनाइट पे स्विच क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। तो इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है? विद सोर्स हो जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पे कि जो आपके इंडक्टर और कैपेसिटर है L एंड C दोनों के दोनों क्या है? विद सोर्स है। क्या है? विद सोर्स है, विद सोर्स है। ठीक है, और विद सोर्स होंगे तो इंडक्टर क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है, और कैपेसिटर क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। ठीक है, तब जल्दी से हम लोग कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं और इंडक्टर को शॉर्ट कर देते हैं, सर्किट बना देते हैं। तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स कितना है? 1 वोल्ट का। ये स्विच क्लोज, देन हमारा क्या है? रेजिस्टेंस, देन इंडक्टर शॉर्ट कर दिया मैंने, और कैपेसिटर को क्या कर दूं? ओपन। ठीक है, चलो, और यहां पर क्या है? रेजिस्टेंस, और ये इंडक्टर क्या है? ये भी शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या क्या जा रहा है। सबसे पहले तो मैं नोटेशन दे दूं, तो ये 1 ओम है। ठीक है, और ये कितना है आपका? 2 ओम है। चलो, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहां से जो जाने वाला करंट था दैट इज I1 ऑफ इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि t इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया टाइम, और यहां पर जाने वाला करंट है I2 ऑफ इनफाइनाइट। अब ये ओपन सर्किट है तो यहां तो 0 एम्पेयर करंट जा रहा है, तो इसका मतलब ये एक ही करंट हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि I1 ऑफ इनफाइनाइट इक्वल टू I2 ऑफ इनफाइनाइट दोनों बराबर है, और वो किसके बराबर हो जाएंगे? वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, 1/3, 2 + 1 3 एम्पेयर। ठीक है, तो अब 2 आंसर हमारे और निकल के आ गए। कौन कौन से निकल के आ गए? दैट इज 1/3 एंड 1/3 एम्पेयर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक चीज और बची है, VC इनफाइनाइट। VC इनफाइनाइट कहां पे है? देखो यहां पे है VC इनफाइनाइट प्लस माइनस VC ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, चाहे KVL इस लूप में लिख दो या इस लूप में लिख दो, है ना। KVL इस लूप में लिख दें या किसी और लूप में लिख दें, बात तो एक ही है। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए KVL अगर यहां लिखें तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस I ऑफ इनफाइनाइट इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, माइनस VC ऑफ इनफाइनाइट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर VC ऑफ इनफाइनाइट कितना आ जाएगा? VC ऑफ इनफाइनाइट आ जाएगा 3 LCM, 3 - 1 2/3 एम्पेयर। ठीक है, 2/3 एम्पेयर, ये हो जाएगा हमारा 2/3 एम्पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपके नोट्स अच्छे बन सके। ठीक है, चलो अब पूरी स्क्रीन पे मैंने लिख दिया, तो क्वेश्चन नंबर 320 खत्म हो गया। देखिए अब यहां से कंक्लूजन क्या है कि भाई सबसे पहले ये चेक करना, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, नहीं तो पता चले हम बहुत सारे अलग इस 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज निकालने लग गए, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज निकालने लग गए। जो पूछा है उसी को कैलकुलेट करेंगे, पहली चीज तो ये। ठीक है, दूसरा एक और चीज है कि आपको बहुत केयरफुली रहना है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट करते टाइम पे। जैसे t इक्वल टू स्टेप नंबर 1 पे विद सोर्स है विदाउट सोर्स है, ये अभी देखना सीख जाओगे, है ना। वैसे तो सीख गए होंगे कि भाई ये इंडिपेंडेंट सोर्स है ना, इस पे एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स का इंपैक्ट जो आपके L और C उस पे आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो विद सोर्स, नहीं आ रहा है तो विदाउट सोर्स। ये डिसाइड कौन करेगा? स्विच डिसाइड करेगा। ठीक है, दूसरा चीज है कि स्विच की पोजीशन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि t इक्वल लॉन्ग टाइम तक बंद था और फिर ओपन हो गया, तो बहुत अच्छे से केयरफुली आपको ये पढ़ना है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, जो बोला था स्टेप नंबर 1 पे देखा, और जो भी हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर के करंट और वोल्टेज देखना था वो देखे, और वहीं से हमारा सारे प्लस वाले जितने भी वेरिएबल थे सारे के सारे अननोन हमारे फाइंड आउट हो गए। देन हमें स्टेप नंबर 2 की जरूरत नहीं पड़ी। स्टेप नंबर 3 पे देखिए क्या होता है, आपने स्टेप नंबर 3 पे t इक्वल टू इनफाइनाइट पे देखा, विद सोर्स इनको शॉर्ट और ओपन कर दिया। ये कहानी था, ये कॉन्सेप्ट किसका था? ट्रांजिएंट का। बट ट्रांजिएंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होने के बाद जो सर्किट बन रहा है उसको सॉल्व करने के लिए क्या है, आपको ट्रांजिएंट की जरूरत है क्या? सिंपल KVL KCL या जो भी हमने सॉल्विंग टेक्निक पढ़ी है वही यूज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 लाइन में ट्रांजिएंट का कॉन्सेप्ट है। ट्रांजिएंट के कॉन्सेप्ट के बाद जो भी कैलकुलेशन हो रही है, जो पास्ट में हमने जितने क्वेश्चंस करे हैं उसके बेसिस पे ही हो रहा है।
है ना। तो आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है, आपको सिंपली 2 स्टेप जो ट्रांजिएंट के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं उस पर फोकस करना। उस पर फोकस करके अगर एक बार नेटवर्क बना दिया तो उस नेटवर्क को सॉल्व करने में तो आपको महारत हासिल है, क्योंकि हमने पास्ट में बहुत क्वेश्चन करे इस तरीके के कि भाई आपको ये ओपन सर्किट का वोल्टेज निकालना है, थोड़ी देर भूल जाइए ट्रांजिएंट को, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया ना आपके लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 321। अच्छा 2 मिनट मेरे एक नजर चले गई है, यहां पर एम्पेयर नहीं वोल्ट है ना, ये छोटी छोटी गलतियां हो जाए तो माफ करिएगा, है ना, वोल्ट। ठीक है, तो क्योंकि करंट लिखते लिखते करंट की यूनिट लगा दी है, इतनी इस चीज को थोड़ी थोड़ी चीजें रह जाए कैलकुलेशन में, 2/3 की जगह कभी मैं जल्दबाजी में 3/2 भी कर दूं तो इसको कंसिडर करिएगा। ठीक है, तो कोशिश तो कर रहा हूं मैं कि छोटी छोटी मिस्टेक्स लिखते टाइम पे नहीं हो, कॉन्सेप्चुअली कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, बट इस तरह की गलती अगर हो जाए एम्पेयर, तो अब तो आपको ट्यूनिंग बैठ गई होगी, अंदाजा बैठ गया होगा कि सर कहाँ पे क्या गलती कर सकते हैं, कहाँ पे गलती से कुछ लिख दिया, तो आप समझ जाते हैं। ठीक है, उसके लिए शुक्रगुजार हूं मैं आपका, क्योंकि आपको मेरी आदत पड़ चुकी हो। क्योंकि देखिए किसी टीचर को सुनते हैं ना, तो उसको अगर 30-40 घंटे सुन रहे हैं तो उसकी एक आदत बन जाती है ना। किसी को इतना लंबा समय सुन रहे हो उसके लिए बहुत बहुत मुझे आपको शुभकामना देनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो आज की तारीख में बहुत सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और आप सुन रहे हैं तो आपको पता चलेगा बहुत बारीकी से कि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए ये जो मेरी मिस्टेक हुई ना, ये ऑब्जेक्टिव में माइंड नहीं होगी, बट जब आप कन्वेंशनल में दोगे और यूनिट गलत लगा दोगे ना तो एक नंबर कट हो जाता है। क्योंकि कन्वेंशनल वाला जो कॉपी चेक करता है ना, वो बैठा इसीलिए होता है कहाँ पे गलती ढूंढूं मैं, वो ये अप्रिशिएशन करने के लिए नहीं बैठा, वो देख रहा गलती का कहां पे स्कोप है मुझे। नो मर्सी विथ यूपीएससी, यूपीएससी में एक गलती का भी नंबर कटता है, चाहे वो छोटी गलती हो। तो यूनिट्स का ध्यान रखना कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी से आदत डालो कि किस तरीके से कम से कम, और देखो जो पैटर्न है सॉल्व करने का वो भी इस तरीके से करा करो सॉल्व, ऐसा है घिचड़ पिचड़ करके कहीं कोने में सॉल्व कर दी, ये सब मत किया करो। बहुत अच्छे से साफ सुथरा सॉल्यूशन किया करो, ताकि आपको रिवीजन में खुद को पता चले अपनी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही, क्या अच्छा मैंने सच में मैंने ही किया है ना, ऐसी गलती नहीं हो। तो सॉल्यूशन बहुत नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कभी कन्वेंशनल एग्जाम को फेस करने का मौका मिला तो ये चीज बहुत काम आती है। ठीक है, ये सारी आदतें रातों रात नहीं बदलती है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 321। ठीक है, तो यहां पर भी आपसे क्या पूछा है, एक बड़ा सा सर्किट गिवन है और स्विच गिवन है, और ये पूछा है आपको कि स्विच इज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये स्विच क्या है, लंबे समय तक ओपन है, एंड इट इज क्लोज्ड एट t=0, फाइंड फॉलोइंग थिंग्स। ये सारी की सारी कुछ क्वांटिटी 0+ पे है, कुछ क्वांटिटी इनफाइनाइट पे है। और यहां पर ये जो क्वांटिटी पूछी है हमें, ये IL करंट पूछा है, VL पूछा है, I0+ पूछा है, तो यही 0+ पे और इनफाइनाइट पे दोनों जगह पे पूछा है। और साथ में एक रेट ऑफ चेंज ऑफ IL करंट भी पूछा है। ठीक है, सारे पैरामीटर पूछे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पहचानना है कि स्विच गिवन है और इस तरह की लैंग्वेज, इसका मतलब क्वेश्चन ट्रांजिएंट का है। पहली चीज तो ये देखना है। दूसरी चीज, हमें जो सिखाया गया है वही फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 पे मैंने क्या सिखाया, स्टेप नंबर 1 पे हमारे सर ने बोला है कि t=0- जो कि स्टेप नंबर 1 होती है, 0- पे ये चेक करना है आपको कि इंडक्टर में पहले से करंट है या फिर नहीं है। बाकी कोई अदर पैरामीटर चेक करना है क्या, नहीं चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इंडक्टर विद सोर्स है या विदाउट सोर्स है। तो थोड़ी देर के लिए देखिए कि स्विच अगर ओपन हो भी जाए तो भी इस इंडक्टर के ऊपर ये जो इंडिपेंडेंट 8 वोल्ट की बैटरी है ये लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है, इसका इंपैक्ट आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि विद सोर्स है, और विद सोर्स हो जाएगा, विद सोर्स अगर इंडक्टर हो जाएगा तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो अब हमें विद सोर्स होगा तो सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां पर देखें कि विद सोर्स है, तो इसका मतलब है कि पहले से इंडक्टर में कोई ना कोई करंट प्रेजेंट है, वो करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट कर देते हैं। तो ये हमारा रहा ±8 वोल्ट। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस दैट इज 1 ओम रेजिस्टेंस, और ये है आपका 3 ओम रेजिस्टेंस, और ये मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, इंडक्टर को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, और यहां पर अच्छा मैं इसको इधर बनाने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि स्विच क्या है आपका ओपन है, इसका मतलब ये बैटरी हमारे सर्किट का हिस्सा नहीं है अभी, तो वो बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यहां पे देखें कि यहां पे जो IL ऑफ इनफाइनाइट करंट जा रहा है, सॉरी नॉट इनफाइनाइट, IL ऑफ 0- करंट जा रहा है, वो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखें तो यहां पर IL
ऑफ 0 माइनस जो करंट है वो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 और 1 4, दैट इज 2 एम्पेयर। और यही क्या रहेगा, IL 0 प्लस पे भी यही करंट रहेगा, जो कि एक आंसर हमारा यहीं पे मौजूद है, आ चुका है। क्या आ चुका है यहाँ पे, 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर आ चुका है। तो यहां पर और कोई दूसरा पैरामीटर चेक करना नहीं है, नहीं तो हम भावना में आके क्या कर देते हैं कि सर ये वाला भी चेक कर लो, I ऑफ 0 प्लस भी चेक करो। नहीं नहीं, बाकी कोई भी पैरामीटर चेक नहीं करना है, सिर्फ 2 ही क्वांटिटी चेक करना है। अगर कैपेसिटर यहां होता तो कैपेसिटर के क्रॉस हम लोग चेक करते वोल्टेज, और इंडक्टर है तो इंडक्टर के थ्रू करंट। बाकी और कोई पैरामीटर हमें यहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है। चले स्टेप नंबर 2 पे, चलो स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, T इक्वल टू 0 प्लस, T इक्वल टू 0 प्लस। अब T इक्वल टू 0 प्लस पे हमें क्या करना है, सर्किट ड्रॉ करना है, ठीक है। सर्किट क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि सिर्फ आपको करंट थोड़ी पूछा है, बाकी क्वांटिटी भी तो पूछी है। बाकी क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें T इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे T इक्वल टू 0 प्लस पे, कि स्विच जो है क्लोज हो जाएगा। अब स्विच क्लोज हो जाएगा तो सर्किट देखिएगा आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये हमारा 8 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस, देन T इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर क्या होता है, ओपन सर्किट होता है सर। और अगर इसमें पहले से कोई करंट प्रेजेंट है तो क्या हो जाता है, टेम्पररी करंट सोर्स लग जाता है। डायरेक्शन क्या रहता है, डायरेक्शन वही रहता है सर जो गिवन है, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी है, 2 एम्पेयर ये है। और यहां पर ये स्विच आपका क्लोज हो गया है, और यहां पर ये सप्लाई प्लस माइनस 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। अब ये सर्किट बनने के बाद आप मुझे बताइए, अब ट्रांजिएंट की कोई गलती है क्या, ट्रांजिएंट है ना, ट्रांजिएंट तो अब क्या है, ट्रांजिएंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये नेटवर्क ड्रॉ होने के बाद ट्रांजिएंट का कॉन्सेप्ट ओवर हो गया। अब किसकी एंट्री होती है, जो हमने बेसिक सॉल्विंग टेक्निक, एडवांस सॉल्विंग टेक्निक, जो भी टेक्निक सीखी है सर्किट को सॉल्व करने के लिए, वो अप्लाई करना है। समटाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर ट्रांजिएंट समझ में नहीं आ रहा, ट्रांजिएंट समझ में नहीं आ रहा। अब ट्रांजिएंट का तो काम 2 स्टेप का ही था। ट्रांजिएंट बोलता है कि यार मेरी क्या गलती है, मैं तो 2 ही स्टेप में लग के आपको सर्किट ड्रॉ करके दे देता हूं। उसके बाद अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट की दिक्कत है ना। क्योंकि देखो, इसको अगर सॉल्व करना है इस तरह के, और ये नेटवर्क तो हमने बहुत बार सॉल्व करे। आपको ये सिंपल में नेटवर्क दे दूं और बोल दूं कि बता दो मुझे इस ओपन सर्किट के अक्रॉस, मैं बोल सकता हूं नॉट VC, VL ऑफ 0 प्लस वोल्टेज निकाल के बता दो। आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात, अगर ये ट्रांजिएंट में नहीं दूं, अदर दिन ऐसे ही क्वेश्चन लिख के दे दूं कि मुझे ये ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करना है, आप 2 मिनट में कर देंगे। बट यही चीज ट्रांजिएंट में आती है तो क्यों सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि स्टूडेंट जो दिमाग है अपना वो फोकस नहीं रख पाता है, उसको लगता है वो इस स्टेप तक ही नहीं आ पाता है। तो ट्रांजिएंट का कॉन्सेप्ट लगने के बाद, सर्किट ड्रॉ करने के बाद बस कुछ नहीं हुआ है, अंदर 0 कभी 0 हो जा रहा है, कभी 0 प्लस हो जा रहा है, कभी इनफाइनाइट हो जा रहा है, बाकी निकालना तो वही है हमें, वोल्टेज करंट पावर, ठीक है। चलो अब फटाफट निकाल देंगे। देखो अब निकालोगे सर 2 एम्पेयर करंट यहीं से आ रहा होगा, है ना, और कोई तो जगह है नहीं, है ना, इसी रास्ते से आ रहा होगा 2 एम्पेयर करंट। तो 2 एम्पेयर यहां आ रहा है तो प्लस माइनस एंट्री के लिए प्लस साइन का, 3 दूना 6 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप ले लो। और आप बोल दोगे सर अब तो हम KVL अगर घूम जाए तो काम हो जाएगा। KVL घूमेंगे तो VL 0 प्लस, ठीक है, +6 - 4 = 0। तो VL 0 प्लस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2 वोल्ट, -2 वोल्ट हो गया, ठीक है। इतना आसान था। और आपसे पूछा है कि सर यहां पर, है ना, आप मुझे सॉल्यूशन करके बता रहे हो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हमने सॉल्व कर दिया, और अब हमें अगर ये करंट चाहिए, ये था I0 प्लस पे, ठीक है, I0 प्लस पे। तो ये I0 प्लस पे चाहिए, तो सर अगर मुझे इस ब्रांच में करंट पता लग जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। KCL लगाऊंगा, इधर 2 जा रहा है, इधर ये करंट कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके लिए सर मुझे तो एक चीज और आपने पढ़ाई थी कि इसको ले लो बेटा रेफरेंस पॉइंट, और जब भी एक नॉन रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस नोड के बीच में एक बैटरी लगी हो तो वही बैटरी का वोल्टेज यहां पर अपीयर हो जाता है। ये चीज भी सिखाइए। अगर ये अपीयर हो गया तो 8 - 4 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना एम्पेयर करंट, 4 एम्पेयर करंट, है ना। 8 - 4 डिवाइडेड बाय 1, 4 एम्पेयर करंट हो गया। अब तो आसान है ना, KCL लिख दोगे। अब क्या करोगे आप, KCL सर, KCL से अब हम लोग बड़े आराम से
KCL लिख देते हैं तो इनकमिंग कितना है 2, आउटगोइंग कितना, सॉरी इनकमिंग 4 है, आउटगोइंग 2 है, प्लस आउटगोइंग I ऑफ 0 प्लस है। तो I ऑफ 0 प्लस कितना हो जाएगा, I ऑफ 0 प्लस हो जाएगा 2 एम्पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। और कौन सा पैरामीटर देखो, ये हो गया हमारा कितना -2 वोल्ट हो गया, ये कितना हो गया आपका 2 एम्पेयर हो गया। ठीक है, अब di/dt, अब आपने इंडक्टर में देखा है कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अगर लिखना हो तो वो क्या होता है, LdI/dt। तो क्या हमारे पास अगर वोल्टेज अवेलेबल है, देखो वोल्टेज अवेलेबल है, हम ये यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास अवेलेबल है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास अगर वोल्टेज अवेलेबल, इस वोल्टेज को मैं क्या लिख सकता हूँ, LdIL/dt लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इक्वल टू -2। मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, वोल्टेज का क्वांटिटी लिखा है, वोल्टेज का फॉर्मूला लिखा है बस इंडक्टर के अंदर। इन L की वैल्यू कितनी है, 1 हेनरी आई थिंक, है ना। तो L 1 हेनरी है तो नीचे चला जाएगा, तो ये DIL/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 यूनिट एम्पेयर पर सेकेंड, एम्पेयर पर सेकेंड। ठीक है, चलो ये आ गया, तो यहां पर -2 एम्पेयर पर सेकेंड ये आ चुका है। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 2 के सारे पैरामीटर हमारे खत्म हो चुके हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं आपके लिए एक बार और, -2 एम्पेयर पर सेकेंड। अब सारे के सारे पैरामीटर हमारे इनफाइनाइट पे, t इक्वल टू 0 का अब हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, चलो अब चलते हैं t इक्वल टू इनफाइनाइट पे। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 दैट इज t इक्वल टू इनफाइनाइट, t इक्वल टू इनफाइनाइट। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे मुझे बताओ, इनफाइनाइट पे स्विच क्लोज हो जाएगा तो एक सोर्स क्या, दो सोर्स लग रहे हैं। अब तो इंडक्टर के ऊपर ये सोर्स तो लग ही रहा था और ये सोर्स भी अब लगेगा, इसका मतलब है कि इंडक्टर क्या करेगा, विद सोर्स जैसा फिल करेगा। तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, विद सोर्स, विद सोर्स। और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे अगर इंडिपेंडेंट सोर्स लगा है लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब यहां पे इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, चलो वापस से सर्किट ड्रॉ कर देते हैं फटाफट। तो सर्किट ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 वोल्ट। ठीक है, 8 वोल्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, ये शॉर्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये क्लोज, और ये 4 वोल्ट ±4 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब देखो बहुत सारी क्वांटिटी तो आपको यहीं से पता चल गई। क्या पता चल गई, यहाँ पे VL ऑफ इनफाइनाइट तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर कितना है, 1 ओम है और ये है आपका 3 ओम। ठीक है, चलो तो अब यहां पे हमें क्या करना है, देखो यहां पर करंट जो जा रहा है वो IL ऑफ इनफाइनाइट, वो करंट कौन सा है, मैं थोड़ा जूम करके करा देता हूं, IL ऑफ इनफाइनाइट। और इधर जाने वाला जो करंट है, इधर जाने वाला जो करंट है वो क्या है, I ऑफ इनफाइनाइट, I ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपको ये पता है कि सर VL ऑफ इनफाइनाइट तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज वही पता है, ये हमारा रेफरेंस है तो यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। तो IL ऑफ इनफाइनाइट करंट कितना हो जाएगा, दैट इज 4/3 एम्पेयर। ये करंट पता है, ये करंट भी आपको पता है, 8 - 4 डिवाइड बाई 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। KCL लिख देंगे, KCL लिख देंगे तो इनकमिंग कितना है 4, आउटगोइंग कितना है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 4/3 प्लस I ऑफ इनफाइनाइट। तो I ऑफ इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, I ऑफ इनफाइनाइट हो जाएगा 4 - 4/3 दैट इज 4 3 12, 12 में से 4 गई तो 8, 8/3। ठीक है, 8/3 एम्पेयर क्या हो जाएगा आपका I ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, I ऑफ इनफाइनाइट आ गया, तो I ऑफ इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, सारे पैरामीटर निकल गए I ऑफ इनफाइनाइट के बाद। तो I ऑफ इनफाइनाइट आ गया, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, IL ऑफ इनफाइनाइट आ गया तो WL ऑफ इनफाइनाइट निकाल सकते, क्योंकि हमें पता है, देखिएगा एनर्जी, एनर्जी कैसे लिखते हैं हम लोग, एनर्जी WL ऑफ इनफाइनाइट इक्वल टू 1/2 L
IL ऑफ इनफाइनाइट, क्योंकि इंडक्टर के थ्रू करंट कौन सा जा रहा है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर डिपेंड ऑन द करंट एट दैट इंस्टेंट, है ना, ये वाला पॉइंट लिखा है, जिस भी इंस्टेंट पे एनर्जी उसी इंस्टेंट के करंट पे आपकी एनर्जी डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है कि WL ऑफ इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एल, और IL ऑफ इनफाइनाइट कितना 4/3 है, तो 4 चौक 16, 3 तारी 9, तो 2 8 16, तो ये हो जाएगा 8/9 जूल इज द एनर्जी। मजा आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त था और बहुत अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को डील किया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है। देखो थोड़े से लंबे जाएंगे, बट ये जितने 5-7 पैरामीटर मैंने पूछे ना, तो एग्जाम में तो इनमें से 1 या 2 पैरामीटर ही पूछे जाते हैं। इतने सारे पैरामीटर तो घबराने की जरूरत नहीं सर, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन करना है। ये तो हम हमारी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। हम युद्ध अभ्यास क्यों करते हैं? युद्ध अभ्यास क्यों करते हैं? युद्ध में जितने चैलेंजेस हो सकते हैं उस सारे चैलेंजेस को लेके हम हमारी ट्रेनिंग दुरुस्त करते हैं, है ना। तो इसीलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, जब प्रिपरेशन में है तो प्रिपरेशन हम लोग यहां पे करेंगे। गेट एग्जाम का लेवल यहां है, बट हमारी प्रिपरेशन यहां होगी, क्योंकि ये जो गैप है ना, ये प्रिपरेशन यहां रहेगी, तभी आप यहां पे परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम के दिन प्रेशर भी रहेगा। तो इसीलिए हम यहां पर सारे कॉन्सेप्ट, चाहे जितने भी पॉसिबल पैरामीटर, सब कैलकुलेट करेंगे, बट एग्जाम में आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। अभी मैं कराऊंगा, गेट के क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको 1 या 2 पैरामीटर ही पूछे जाते हैं। आप गेट के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे। तो हमने करा कुछ नहीं, हमने एक सर्किट गिवन है, स्विच लगा है, कुछ लिखा है, लॉन्ग टाइम वगैरह सारी चीजें, मतलब कि क्वेश्चन कहां का है, ट्रांजिएंट का है। ट्रांजिएंट का क्वेश्चन हो गया। चलो उसके बाद क्या करना है, सर ने सिखाया कि स्टेप नंबर 1 पे T = 0 - P, ये चेक करो कि इंडक्टर है, अगर है यहां पे सर्किट में, तो इंडक्टर में पहले से करंट है कि नहीं, वो चेक करा, तो पता चला पहले से विद सोर्स से इंडक्टर तो शॉर्ट हो जाएगा, तो पहले से करंट है, करंट निकाल लिया। वही करंट हमारा कहां रहेगा, T = 0+ पे रहेगा, करंट सोर्स के फॉर्म में, और कहां पे लगेगा, पैरेलल टू दी ओपन सर्किट। और इस T = 0+ पे सर्किट बनाओ, जितने अदर पैरामीटर जो भी पूछे थे वो सभी हमने कैलकुलेट कर दी आसानी से। ठीक है सर, एक बार सर्किट ड्रॉ करने के बाद सिंपल नेटवर्क के जो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक, एडवांस सॉल्विंग टेक्निक, अभी तो बेसिक ही चल रही है, मैं तो नोडल भी यूज नहीं किया हूं अभी, है ना, सारी KVL KCL पे चल रहा है, क्योंकि सर्किट बहुत इजी है आपके लिए। ये कई बार आपने किया है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब यहां के कुछ गड़बड़ हो रही होगी तो फिर सॉल्यूशन भेजना चैट बॉक्स पे। इसीलिए मैं क्या करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन भेजते हैं कि सर ये इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, कहां पे, जी सेंटर के चैट बॉक्स पे, और मैं मेरे सब्जेक्ट के रिप्लाई बहुत ही फ्रिक्वेंट कर देता हूं मैं, क्योंकि जैसे भेजते तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप अपना सॉल्यूशन भेजिए, तो सॉल्यूशन भेजता है। अब वो सोचता है कि सर को सॉल्यूशन भेजना है, क्योंकि मैंने तो ट्राई इधर उधर कर दिया था और डाउट पूछ लिया, अब सर को भेजना है तो सॉल्यूशन ठीक ठाक करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन करने लगता है। जब वो नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन जब करता है, तब उसकी ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा होता, और उसका रिप्लाई आता है कि सर मेरा सॉल्व हो गया, आंसर आ गया मेरा। तो 90% केस में जब भी मैं स्टूडेंट से सॉल्यूशन मंगवाता हूं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आप कहीं कोने में लिख दोगे, कभी इधर लिख दोगे, कभी इधर सॉल्यूशन कर लोगे, और 2-3 स्टेप में लिखा अच्छा नहीं आया, चलो डाउट पूछ लेते हैं। आप कभी उस क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जितना नीट एंड क्लीन बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करोगे, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक उतनी ही कम होगी। बिलीव मी, आप 10 क्वेश्चन लो आज ही, 10 क्वेश्चन लो, और उसको एकदम नीट एंड क्लीन, जैसे एग्जाम में आप जब यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हो अच्छे से पढ़ के, है ना, नहीं तो फटाफट वो लास्ट आधे घंटे में जो स्पीड हो जाती है उस स्पीड से नहीं सॉल्व करना है। 10 क्वेश्चन लो, उसको नीट एंड क्लीन अच्छे से सॉल्व करो, और आप पाएंगे कि कितना मजा आया आपको, एक भी आपने कैलकुलेशन एरर नहीं करी। तो यही अप्रोच रखो आप शुरू से ही हेडर फुटेज में कॉपी के पीछे ऐसे ट्राई नहीं करना, एकदम सिस्टम में। और अगर गलत भी हो जाए तो एकदम अच्छे से कट करो, एक कट करो बस, अपनी गलतियों को छिपाओ मत, क्योंकि जब भी वो पेज आपके सामने आएगा तो आपको पता रहेगा मैंने यहाँ पे गड़बड़ करी है, ऐसी गड़बड़ मुझे नहीं करना है ना। तो यही तरीका है अच्छे से लर्न करने का। तो ट्रांजिएंट के क्वेश्चन या कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन नीट एंड क्लीन अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है, बहुत मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बट ये लेक्चर काफी बड़ा हो गया है, तो ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। इस लेक्चर में हमने सारे जितनी थ्योरी के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, स्टेप नंबर 1, 2, 3, उन सब के ऊपर क्वेश्चंस करे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे, और मैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, सारे वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे पहले हम लोग, फिर गेट के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ताकि आपको पता चले गेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।